नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो लेक्चर में हमें बेसिकली डबल ई 308 जो है इसका टॉपिक नंबर 5.3। टॉपिक क्या है हमारा 5.3? रियल एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल ऑफ टर्बो अल्टरनेटर। मतलब किसी टर्बो अल्टरनेटर में जो रियल और रिएक्टिव पावर है, टर्बो अल्टरनेटर में रियल एंड रिएक्टिव पावर को कैसे कंट्रोल किया जाए या क्यों कंट्रोल करते हैं, ये हमें आज इस वीडियो में देखना है। ठीक है। अब अभी तक तो क्या है, हमने जो भी पावर सिस्टम पढ़ा है वो पावर सिस्टम अंडर स्टेडी लोड, पावर सिस्टम जो ऑपरेशन अभी तक हमने देखा है वो अंडर स्टेडी लोड, स्टेडी आप बोलेंगे पढ़ाई वाली स्टेडी नहीं, स्टेडी मतलब एक कांस्टेंट लोड। स्टेडी लोड के अंदर ही ऑपरेशन करवाया आपने, यानी कि लोड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोड है किसी भी पावर सिस्टम पर वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो लगातार फ्लक्चुएटिंग है। वो कभी हाई वोल्ट मतलब कभी तो वो लेगिंग साइड पर या इंडक्टिव लोड भी ज़्यादा जा सकता है या कैपेसिटिव लोड भी ज़्यादा जा सकता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर, जो रियल और रिएक्टिव पावर है वो दोनों ही both the real and reactive powers are keeps on changing। रिएक्टिव पावर और मैं प्रिसाइजली लिखूं तो मेरे को लिखना चाहिए डिमांड। रिएक्टिव पावर डिमांड कीप्स ऑन चेंजिंग, ये बदलती ही रहती है हमेशा। किस साइड पर? ऑन डिमांड साइड ऑफ एनी पावर सिस्टम। किसी भी पावर सिस्टम में आप देखेंगे तो डिमांड साइड पर ये लगातार बदलेगी, इसमें ये कांस्टेंट बनी रहे ऐसा हो नहीं सकता। तो रियल और रिएक्टिव पावर जो है डिमांड, उसको लगातार मैचअप करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रियल और रिएक्टिव पावर कंट्रोल जरूरी है टर्बो अल्टरनेटर साइड में। तो हम ये कह सकते हैं कि द रियल एंड रिएक्टिव पावर डिमांड्स कीप्स ऑन चेंजिंग विद द राइजिंग एंड फॉलिंग ट्रेंड। अब इस रियल पावर आउटपुट ऑफ टर्बो जनरेटर के लिए अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है तो बेसिकली अपन को, क्योंकि ये लगातार चेंज हो रही है, तो बेसिकली अपन को करना क्या है कि रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर, इन दोनों का ही डिमांड को मैच करवाना है जो हमारा जनरेशन है। यही हमारा मकसद है। अगर ये हमने करा लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है पूरे पावर सिस्टम में। यानी कि जितनी रियल पावर डिमांड की जा रही है उतनी रियल पावर जनरेट हो जाए, और जितनी रिएक्टिव पावर डिमांड की जा रही है उतनी रिएक्टिव पावर जनरेट हो जाए किसी भी जनरेटर से। यही हमारा मकसद है। और इसी मकसद को अचीव करने के लिए हमें क्या, इन दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो किसी टर्बो अल्टरनेटर से अगर मुझे रियल पावर कंट्रोल करनी है, एक एक करके देखते हैं दोनों को। इफ रियल पावर जनरेशन फ्रॉम ए टर्बो अल्टरनेटर इज टू बी कंट्रोल्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी टर्बो अल्टरनेटर से रियल पावर जनरेशन को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू कंट्रोल द स्टीम इनपुट टू टरबाइन। और स्टीम इनपुट की बजाय में को जो भी हमारा प्राइम मूवर है
इनपुट कंट्रोल करना है, किसी भी प्राइम मूवर का इनपुट कंट्रोल करना है हमें, तो ठीक है ना। अब वो अगर हाइडल हुआ तो हम पानी कंट्रोल करेंगे, अगर वो स्टीम टरबाइन हुई तो हम स्टीम इनपुट कंट्रोल करेंगे। तो यानी कि ये इनपुट कंटिन्यूसली रेगुलेटेड होना चाहिए। और ये रेगुलेशन क्यों चाहिए हमें? ताकि हम हमारी डिमांड और जनरेशन को या डिमांड और सप्लाई को मैचअप कर सकें। अगर मान लीजिए रियल पावर को हम डिमांड सप्लाई इक्वेट करने में या बराबर करने में फेल हुए, अगर ये डिमांड नहीं मैच हो पाती है, यानी कि इफ वी फेल्ड टू मैच डिमांड एंड सप्लाई, किसकी? ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं P, रियल पावर। अगर रियल पावर की डिमांड और सप्लाई को हम मैच नहीं कर पाए तो क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि स्पीड ऑफ अल्टरनेटर विल फ्लक्चुएट। और जब स्पीड वेरी होगी या स्पीड फ्लक्चुएट होगी या स्पीड में फ्लक्चुएशन आएंगे तो साथ साथ क्या होगा? एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी आउटपुट विल ऑल्सो फ्लक्चुएट। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी को फ्लक्चुएट होने से बचाना है तो आपको स्पीड को कांस्टेंट रखना है, और स्पीड को फ्लक्चुएट होने से बचाना है तो रियल पावर में डिमांड सप्लाई आपको रेगुलेटेड रखनी पड़ेगी। और ठीक इसी तरह अगर मुझे रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी अपन समझ लेते हैं कि टर्बो अल्टरनेटर में जो एक्साइटेशन लेवल्स होते हैं, यानी फील्ड को जो हम वोल्टेज दे रहे हैं या फील्ड करंट जो फ्लो करवा रहे हैं टर्बो अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग्स में, वो भी रेगुलेटेड होना चाहिए टू मैच द रिएक्टिव पावर डिमांड्स विद रिएक्टिव जनरेशन। यानी कि अगर रिएक्टिव पावर Q को रेगुलेट करने की अपन बात कहें, रेगुलेट या कंट्रोल करने की अपन बात कहें, तो हमें क्या करना है? रिएक्टिव पावर को रेगुलेट करना है तो फील्ड एक्साइटेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, या कंट्रोल की जगह मेरे को लिखना चाहिए ज़्यादा प्रिसाइज, रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर मान लीजिए इम्बैलेंस हो जाता है, और रेगुलेट करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हम अचीव करना चाहते हैं कि रिएक्टिव क्यू डिमांड बराबर हो जाए क्यू जनरेशन जनरेटेड के, यानी टर्बो अल्टरनेटर से जो क्यू जनरेट हो रहा है वो बराबर हो जाए जो क्यू डिमांड किया जा रहा है लोड के द्वारा। तो हमारा क्या होगा? वोल्टेज प्रोफाइल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए हम फेल हो जाते हैं ये करने से, देखिए मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्टिव पावर Q को अगर हमें रेगुलेट करना है तो हमें फील्ड एक्साइटेशन को रेगुलेट करना है। और क्यों रेगुलेट करना चाहते हैं? ताकि Q डिमांड बराबर Q जनरेशन हो जाए। और अगर हम ये करने से फेल हो जाते हैं, इफ वी फेल टू मैच Q डिमांड इक्वल टू Q जनरेशन, तो क्या होगा? वोल्टेज एट वेरियस सिस्टम बसेस में फ्लक्चुएट। यानी कि अगर आपने रिएक्टिव पावर को रेगुलेट नहीं किया, रिएक्टिव पावर की डिमांड जनरेशन में डिफरेंस आया इन दोनों की वैल्यूज में, तो
जो सिस्टम की बसेज हैं, पावर सिस्टम में जो नोड्स हैं या जो जगह जगह बस बार्स हैं, उन पर वोल्टेज लेवल फ्लक्चुएट कर जाएगा। अगर Q जनरेशन ज़्यादा है तो वोल्टेज स्वेल कर जाएगा, वोल्टेज राइज कर जाएगा, जैसा कि फेरांटी इफेक्ट में अपन पढ़ते हैं। और अगर Q डिमांड ज़्यादा है जनरेशन से तो वोल्टेज सैग कर जाएगा। Q डिमांड ज़्यादा होने का मतलब इंडक्टिव लोड ज़्यादा है, लेगिंग नेचर आ रहा है, तो वोल्टेज सैग कर जाएगा, वोल्टेज प्रोफाइल डाउन जाएगी। और अगर Q जनरेशन ज़्यादा है तो यानी कि कैपेसिटिव लोड ज़्यादा है और Q ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो वोल्टेज स्वैग कर जाएगा, सॉरी स्वेल कर जाएगा और वोल्टेज प्रोफाइल बढ़ जाएगी, वोल्टेज राइज हो जाएगा उस बस पे। दोनों ही सिचुएशन गलत है, ना वोल्टेज ज़्यादा जाना चाहिए ना वोल्टेज कम ज़्यादा जाना चाहिए। तो रिएक्टिव पावर को रेगुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड एक्साइटेशन को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये बात समझ चुके हैं कि रियल पावर और रिएक्टिव पावर अगर मुझे कंट्रोल करनी है टर्बो अल्टरनेटर की, तो मुझे दो चीज़ें कंट्रोल करनी है। क्या क्या? दोनों को एक साथ देख लेते हैं अपन। पहले P रियल पावर के लिए, अगर मुझे रियल पावर को कंट्रोल करना है, रियल पावर को रेगुलेट करना है किसी टर्बो अल्टरनेटर के आउटपुट में, तो हम ये समझ सकते हैं कि रियल पावर को कंट्रोल नहीं किया तो P इफ नॉट रेगुलेटेड अगर रेगुलेट नहीं की P तो स्पीड में वेरी एंड सो फ्रीक्वेंसी F में ऑल्सो वेरी। ठीक है, और इसको रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट we have to control input of prime mover। ठीक इसी तरह Q के लिए देख लेते हैं। अगर रेगुलेट नहीं किया तो क्या होगा, वोल्टेज levels at bus bars में वेरी, और कंट्रोल करना है तो अपन क्या करना है, टू रेगुलेट वी हैव टू कंट्रोल एक्साइटेशन, और प्रिसाइजली लिखूं तो मैं फील्ड एक्साइटेशन ऑफ फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज। किसका फील्ड एक्साइटेशन? जो हमारा टर्बो अल्टरनेटर है उसकी फील्ड वाइंडिंग का। ठीक है, तो ये दोनों हमें करने हैं, पर अब इन्हें किया कैसे जाए। देखो, जब पहले आइसोलेटेड सिस्टम होते थे, इंडिविजुअल सिस्टम होते थे कि भाई एक जनरेटर है और एक कॉलोनी का या 10 15 20 घरों का लोड है, छोटे छोटे आसपास होते थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तब हमें क्या है कि हाथ से मैनुअल ऑपरेटेड रेगुलेटर से काम चल जाता था। पर आज जहाँ इतना बड़ा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और इतना हैवीली इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है, तो मैनुअली रेगुलेशन या मैनुअली कंट्रोल फास्ट अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल्स, जनरेशन एंड वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज करने पड़ते हैं। अब इनमें क्या होता है, और ये करते भी हैं अपन सभी जगह, आज की तारीख में जितने भी टर्बो अल्टरनेटर्स जहां जहां भी पावर स्टेशन पे लगे हुए हैं, सब जगह आपको ऑटोमेटिक जनरेशन एंड वोल्टेज रेगुलेटर्स मिल जाएंगे। इनमें हम क्या करते हैं कि एक रेफरेंस वैल्यू सेट कर देते हैं हर चीज की। किसकी? दो चीज़ों से हमें दिक्कत है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आने से और बस वोल्टेज में वेरिएशन आने से। तो हम रेफरेंस वैल्यू सेट कर देते हैं किस किस की, एक तो फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि 50 हर्ट्ज होनी चाहिए ±0.5%, ऐसे
यानी कि 50 हर्ट्ज का 1% कितना हो गया, 5.5, और उसका भी 0.5 आधा कर दो तो 0.25 हर्ट्ज के आसपास इसमें वेरिएशन जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे ज़्यादा हुआ तो दिक्कत आएगी। और रेफरेंस वैल्यू और दूसरी किसकी डालते हैं हम, दूसरी डालते हैं वोल्टेज की। एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड की बात करूँ तो 440 वोल्ट प्लस माइनस 5% अपन ने कह दिया, यानी इतना वोल्टेज में फ्लक्चुएशन मानेगा। ये मैं रेफरेंस एग्जाम्पल वैल्यू बता रहा हूँ किस तरीके से हम सेट करते हैं। तो ये हमने अगर दो वैल्यूज यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू सेट कर दी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सब अपने आप संभाल लेगा, ठीक है। और बाकी का काम खुद कर लेगा ये, और अपने आप एडजस्ट कर लेगा चेंजेस को। क्या चेंजेस करेगा, यानी ये ऑटोमेटिक जनरेशन वोल्टेज रेगुलेटर लगातार सेंस करता रहेगा फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, बस बार्स पर वोल्टेज और अपने जो आउटपुट है जनरेशन का उसकी फ्रीक्वेंसी सेंस करता रहेगा, स्पीड सेंस करता रहेगा, और उसके अनुसार स्टीम इनपुट बढ़ाना है, मान लो स्टीम टरबाइन है तो वाल्व थोड़ा ज़्यादा खोल दिया ऑटोमेटिकली। और अगर मान लो वोल्टेज में अप डाउन जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने फील्ड एक्साइटेशन, यानी जो फील्ड को दी जाने वाली वोल्टेज है उसमें कम ज़्यादा वेरिएशन कर लिया, जिससे फील्ड एक्साइटेशन चेंज होगी तो हमारा वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो रहा था तो हमने उसको भी कंट्रोल कर लिया। तो इस तरीके से रियल और रिएक्टिव पावर कंट्रोल की जाती है किसमें, टर्बो अल्टरनेटर में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट्स पीक और ऑफ पीक आवर्स में कंट्रोल की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखते रहिए, सीखते रहिए।